हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथ्स मेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 11th की जर्नी, जिसमें पहला चैप्टर जो है आपका सेट्स, वहां से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर से जल्दी शुरू करते हैं। सेट क्या होता है, सेट की बेसिक बातें आज हम करने वाले इस चैप्टर में, और इल्यूस्ट्रेशन भी लेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो, एकदम क्लियर हो। क्लियर। तो आज यहाँ पर से जो पहला लेक्चर है अपना, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सेट क्या होता है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर शुरू से। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर ये सेट होता क्या है ना, हमारे जीवन में सेट क्या होता है। अब आपको मैं बताऊं कि सेट जो है ना, आपके लिए नया नाम है। ये पहले भी आ चुका है, इवन आपने क्लास 10th में भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करा है, लेकिन तब नाम नहीं था, अब नाम हो रहा गया है। सिंपल ही चीज़ है, मतलब इधर ये चीज़ घूम रही थी, अब तक नाम नहीं था, अब आपको नाम दे दिया जाएगा। तो आपको बता दूंगा कहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको, कि आप पहले 10th क्लास में पढ़ के आए हो, आपको याद आ जाएगा अपने आप। ठीक है। तो देखो, दो बातें होती है, एक सेट होता है और एक क्या होता है, कलेक्शन। शुरुआत कहाँ से होती है, सेट और एक कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब समझते हो आप क्या होता है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी चीज को इकट्ठा कर लिया, है ना। किसी भी चीज को इकट्ठा कर लिया, तो वो इकट्ठा करना अपने आप में क्या होगा, एक सेट हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो कलेक्शन का मतलब किसी चीज को आपने इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा करने के बाद वो सेट होगा नहीं होगा, तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पर्सपेक्टिव के ऊपर। यानी कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक फ्लेयर पेन का आपने सेट ले लिया, राइट। मान लो राइटोमीटर का पूरा का पूरा आपने 10 का पैकेट खरीद लिया है। तो देखो, जो बच्चा, मैं खरीदूं चाहे कोई दूसरा खरीदे चाहे आप खरीदो, तो यहाँ पर से तीनों के लिए उसमें जो पेन आएंगे ना, 10 पेन आए मान लो, तो तीनों के लिए क्या आएंगे, सेम आएंगे। यानी कि मैं खरीदूं चाहे कोई खरीदे, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी खरीदेगी, उसके अंदर जो पेन जो आएंगे ना, सब कुछ सेम आएगा। तो वो अपने आप में कलेक्शन ऑफ पेन है, लेकिन वो क्या बन जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हर एक का कलेक्शन जो आएगा ना, क्या आएगा, पेन का सेम आएगा। तो समझे आप यहाँ पर से बात, कि कलेक्शन ऐसा बनाऊं कि चाहे मैं बनाऊं चाहे कोई और बनाए, वो जो भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है वो सेम बनेगा। तो यहाँ पर से उसको हम क्या बोल देते हैं, कि वो उस चीजों का क्या बन गया है, सेट। कलेक्शन के अंदर कुछ भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन सेट के अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। कि सेट अगर मैंने बोल दिया इसी चीज को, तो इसका मतलब उसका हर एक एलिमेंट कोई ना कोई फिक्स प्रॉपर्टी होल्ड करके चलेगा। आगे मेरी बात समझ में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, फिर और एग्जांपल्स लेंगे इसके अंदर। देखो, तो यहां पर से बोल रहा है हमारे पास, सेट इज अ कलेक्शन। तो बिल्कुल कलेक्शन होना जरूरी है। सेट इज कलेक्शन है अपने आप में बहुत सारे एलिमेंट्स का, लेकिन कैसा कलेक्शन है, यहाँ पर से वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि आप उसको प्रॉपरली डिफाइन कर पा रहे हो, मतलब कि मैं बनाऊं चाहे कोई और बनाए, तो प्रॉपरली डिफाइन हो जाए कि उस चीज को मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये इसका सेट है, तो हर एक एलिमेंट थर्ड पार्टी अपने आप समझ जाए। ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, नेचुरल नंबर का एक सेट बना दिया, तो आपको पता है, जिसने पढ़ रखा है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सबके लिए सेम होने वाले हैं। तो चाहे मैं बनाऊं चाहे कोई और बनाए, उसका नेचुरल नंबर अंदर के क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर अपने आप में क्या बन गया, एक सेट बन गया। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज का आप कलेक्शन कर रहे हो जो सब के हिसाब से सेम बनने वाला है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अपने आप में सेट बन जाता है। यानी कलेक्शन का ऊपर लेवल क्या होता है, सेट होता है। सेट के अंदर हर एक एलिमेंट में कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। डेफिनेशन यही कह रही है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जो कि अलग अलग होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब कि हर एक के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो अपने आप में अलग होने वाले हैं, लेकिन वो कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, रिलेटेड। ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो कुछ एक इल्यूस्ट्रेशन ले लेते हैं समझने के लिए, आओ जल्दी से। तो ध्यान रखना, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके। तो कुछ इल्यूस्ट्रेशन से आपको क्लियर करते हैं। जैसे कि पहला इल्यूस्ट्रेशन हमारे पास क्या आया, पहला इल्यूस्ट्रेशन आ रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। यानी मान के चलो, यहाँ पर से अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी भी जो इंसान पढ़ा लिखा है, उससे बोलूंगा कि भैया वोवल्स जो है ना, वो अपने आप है, उनको करेक्ट कर लो, क्या वो सेट होगा। तो आप मुझे बताओ, जिन्होंने वोवल्स पढ़ रखे हैं उनको याद आ जाएगा, सर हाँ, A E I O U होता है, 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो उन 5 का जब आप कलेक्शन बना रहे हो, तो वो क्या सेट बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। क्योंकि अगर मैं बनाऊं चाहे आप बनाओ, अगर आपने 5 वोवल्स पढ़ रखे इंग्लिश के, तो वो वोवल्स का जो
कलेक्शन होगा ना वो क्या बन जाएगा अपने आप में, सेट बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो वो हमेशा हर किसी के लिए सेम बनेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उस कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, सेट बोल देते हैं। यही लिखा पड़ा है। तो सारे वोवेल्स का जो कलेक्शन है इंग्लिश अल्फाबेट के, वो है हमारा ए आई यू। तो इस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं कि ये वेल डिफाइंड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे अपने आप में, सेट। सेकेंड इलस्ट्रेशन हमारे पास क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। आप मुझे बताओ अगर 20 से कम जो नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स है, प्राइम नंबर्स, उनका जो कलेक्शन बनाऊंगा तो हर एक बंदा उसको सेम बनाने वाला है। तो इसका मतलब क्या, ये सेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो 3 2 3 7 13 17 ये, तो 1 से लेके 20 तक 8 प्राइम नंबर आते हैं। ठीक है, तो इन सारे के सारे सबके लिए सेम ही बनेंगे। तो इसका मतलब ये कलेक्शन प्रॉपर्ली डिफाइन करा गया है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, आपका सेट बन गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जांपल है ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स बराबर 0। जब इसके रूट्स निकालोगे तो रूट्स क्या आ रहे हैं, -2 और 3। अब देखो जो बच्चा पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो आंसर क्या निकाले, एकदम सही निकालने वाला है। तो -2 और 3 हर किसी के लिए सेम आएगा। तो इन दोनों को अगर मैं कलेक्शन बनाऊं इन दोनों का, तो वो सबके लिए सेम बनेगा। इसका मतलब चाहे कोई भी बनाए तो कलेक्शन सेम बनेगा। तो क्या बन जाएगा, ये आपका सेट बन जाएगा। तो बिल्कुल ये क्या लिखा पड़ा है, इट इज अ सेट। अगला इलस्ट्रेशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ कि अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, मेरी तो खैर अच्छी है नहीं, मैं तो मैथ्स में थोड़ा सा ही हूँ, बाकी आपकी ज्योग्राफी अगर अच्छी है तो मैं बोलूँगा कि रिवर्स जो इंडिया के अंदर बह रही हैं, है ना, नदियाँ बह रही है, उनका आप कलेक्शन बनाओ। तो अगर आपको पता है कि रिवर्स कौन कौन सी इंडिया के अंदर है, तो उसका जो कलेक्शन मैं बनाऊंगा, चाहे कोई भी बनाएगा, उसका कलेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे रिवर्स, वो सारी सबके लेके आएंगी, सेम आने वाली है। तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेट। तो बिल्कुल यहाँ पर से ये प्रॉपरली वेल डिफाइंड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा पड़ा है, रिवर गंगा बिलोंग्स टू दिस सेट वाइल रिवर नाइल, नाइल रिवर होती है ना आपकी, हिंदी में बोलते हैं नील नदी। तो नील नदी आपको पता है कहाँ पे होगी, मुझे नहीं पता, पता है वैसे, है ना, कहाँ पे होती है, तो आप कमेंट कर सकते हो ना। ठीक है, तो यानी कि गंगा तो इंडिया के अंदर है, हर हर गंगा, है ना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। ठीक है अब देखो बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल भी आएंगे। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर से 5 सबसे टैलेंटेड राइटर्स का सेट बनाओ। अब देखो टैलेंटेड राइटर्स, ये टैलेंटेड, अगली, पागल, गधा, है ना, स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, यंग, एनर्जेटिक, ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात, मतलब आपको कोई सुंदर लग रही है या कोई सुंदर लग रहा है, तो ये आपका नजरिया है ना, मेरे को लगे नहीं लगे ये मैटर नहीं करता। तो डिपेंड करता है इसमें हर पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो आपका सेट बनता है इन वर्ड से, वो सबका क्या बनेगा, अलग अलग बनने वाला। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका मतलब वो कलेक्शन आपका सेट नहीं बन पाएगा। तो कुछ ऐसे इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं हम। तो टैलेंटेड राइटर्स की बात करूँ तो भाई टैलेंटेड का मतलब क्या है, कौन है टैलेंटेड, है कोई भी टैलेंटेड नहीं है। और बाकी अगर आपका नजरिया है तो आपके हिसाब से सब टैलेंटेड लगेंगे आपको, है ना। तो टैलेंटेड जो है उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है प्रॉपरली कौन टैलेंटेड है। तो इसका मतलब इसमें जो कलेक्शन बनेगा ना हर एक के द्वारा, वो क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा, यूजिंग देयर ओन पर्सपेक्टिव। तो ये अपने आप में सेट बनेगा नहीं बनेगा, ये सेट नहीं बनने वाला है। तो आ जाओ पढ़ लेते हैं इसको। कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर से कोई रूल स्पेशली डिफाइन नहीं कर पा रहा कि कौन सा राइटर टैलेंटेड होगा या नहीं होगा। तो आई बात समझ में। अगला देखो, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अगर मैं बोलूँ डेंजरस एनिमल्स वर्ल्ड के अंदर, उनका कलेक्शन बनाऊं तो क्या वो सेट होगा, तो ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो किसी को छिपकली से डर लगता है, छिपकली से ना, किसी को कॉकरोच से लगता है, किसी को कॉकरोच अच्छे लगते हैं। अच्छे मतलब वो डरते नहीं है ना, अच्छा का मतलब थोड़ी कि हमको कोई इनके साथ कुछ करना है। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि डेंजरस एनिमल्स डिपेंड करता है हर पर्सन टू पर्सन, उसको कैसा लगेगा, कौन खतरनाक लग रहा है। तो इसका मतलब ये अपने आप में कलेक्शन जो बनेगा ना, ये डिपेंड करेगा सामने वाले के पर्सपेक्टिव। इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। अगला देखो, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन, यानी कि रिनाउंड मतलब फेमस, जाने पहचाने मैथमेटिशियंस का सेट बनाओ। तो ये भी आपको पता है कि जाने पहचाने कौन, भाई कौन जाने पहचाने हैं, कौन है जाने पहचाने, कोई फिक्स नहीं है ये तो ना, डिपेंड करता है यहाँ पर से सामने वाले के पर्सपेक्टिव। इसका मतलब ये भी सेट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा और एग्जाम्पल भी है क्या अपने पास, और एग्जाम्पल नहीं है पर मैं आपको बताता हूँ और एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया। देखो मान लो कि एक क्लास है ना, एक क्लास के अंदर यहाँ पर से 20 तो लड़के और 10 लड़के। अब मान लो कि मैं उसके अंदर गया क्लास के अंदर, क्लास से निकले, मैंने बोला कि भैया हैंडसम लड़के खड़े होके आ जाओ, जो भी हैंड्स है ना सब खड़े होके आ जाओ। अब आप मुझे बताओ क्या होने वाला है।
क्या वहां पर सारे के सारे बैठे रह जाएंगे क्या, ये सारे सारे खड़े होकर जाएंगे? मेरे हिसाब से सारे के सारे खड़े होकर जाएंगे, क्योंकि कोई भी ये थोड़ी बोलेगा मैं हैंडसम नहीं हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? तो उनके पर्सपेक्टिव हिसाब से वो हैंडसम है, पर मैं डिसाइड करूंगा ना कि कौन सा हैंडसम है या नहीं है। यानी कि यहाँ पर से इसमें मेरे पर्सपेक्टिव पे मुझे जो लगेगा हैंडसम मैं उसको बुला लूंगा। क्लियर है बात? तो इसमें यहाँ पर से हर एक का पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा। तो हैंडसम, अगली, ब्यूटीफुल ऐसे वर्ड जब भी आ रहे हैं ना, तो वो डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब वो जब भी इस प्रकार से कलेक्शन बनाऊंगा तो वो सेट नहीं बनेगा, वो सिर्फ क्या रह जाएगा, ओनली कलेक्शन। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सारे कलेक्शन सेट नहीं होते, पर सारे सेट क्या होते हैं, अपने आप में कलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, सेट इज अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन होगा लेकिन प्रॉपर्ली डिफाइंड होना चाहिए। हर एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के हिसाब से बाउंड होना चाहिए। आगे बात समझ में? चलो अभी तक तो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या है, मतलब सारी बातें तो इंग्लिश में चल रही है, लेकिन मैथमेटिकली अब बात करने वाले हैं, क्योंकि हर एक सेंटेंस को इंग्लिश में लिख रखा है। लेकिन अब मैथ्स में कैसे लिखेंगे, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेट को, सेट के अंदर क्या होते हैं, किस तरीके से बातें होंगी, अब हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक, चलो। तो एलिमेंट्स, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट, यानी कि अब मैं सेट जो बना रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पर से कि भाई सेट ऑफ वोवल्स बताओ, है ना? तो वोवल्स क्या होंगे आपके, ए ई आई ओ यू। तो वो क्या कहलाते हैं, जिनसे सेट बनता है ना, जो एलिमेंट्स को आप पलट कर लेते हो, जिनसे सेट बन रहा है उनको हम एलिमेंट्स, मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। किसके? सेट के बोलते हैं। तो कुछ एक बात कर लेते हैं। अब सेट का नाम क्या होगा, सेट के एलिमेंट्स को किसे नोट करते हैं, तो उसमें चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज है एलिमेंट्स, मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। यानी कि ज्यादातर जो सेट का नाम होगा, है ना, जैसे सेट बनाया मैंने वोवल्स का, तो भाई इसको एक नाम तो दो, कैसे बुलाएं, है ना? वोवल्स का सेट बना दिया तो उसका नाम तो दो। तो उसका नाम किसे दोगे? जर्नली है, पक्का नहीं है। जर्नली हम सामान्यतः कैपिटल लेटर से नोट करते हैं किसको, सेट को, कैपिटल लेटर से, छोटे से नहीं करेंगे। जर्नली है, ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स करा जा रहा है कि नहीं कैपिटल लेटर से नोट कर, नहीं तो कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सामने रहते हैं हम कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको हम किससे नोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर मतलब स्मॉल केस के अंदर। तो एलिमेंट्स जर्नली नोट कर जाते हैं किससे, स्मॉल लेटर से, ए बी सी डी वगैरह। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अब मान लो कि कोई एलिमेंट है सेट ए का, मतलब एक एलिमेंट है सेट ए का। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि वो एलिमेंट सेट ए का है, तो आप उसको मैथमेटिक ऐसे लोगे, ऐसे थोड़े इंग्लिश में कि ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो बहुत लंबा हो गया भाई, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो उसको मैथमेटिकल हम क्या बोलते हैं, ए एप्सिलॉन ए, है ना? एप्सिलॉन इसका साइन का नाम होता है, पर इसको हम रीड कैसे करते हैं कि ए एलिमेंट बिलोंग्स टू ए होता है। क्या बोलते हैं इसको, ए एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, या फिर ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, ए इज मेंबर ऑफ ए, या फिर हम बोलते हैं ए इज इन अ ए। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, ए बिलोंग्स टू ए बोलो, ए इज इन ए बोल सकते हो, ए इज अ मेंबर ऑफ ए बोल सकते हो, ए इज एलिमेंट ऑफ ए बोल सकते हो। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि जब भी मैं बोल रहा हूँ कि ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि आगे सबसेट की बात आएंगी, तो अभी से थोड़ा ध्यान रख के चलो कि जब भी यहाँ पर से सर मेरे पास ये होता है, जब भी ये वाला साइन होता है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बिलोंग्स टू। तो याद रखना यहाँ पर से कि ये जो है ना अपने आप में एक एलिमेंट होगा। इधर एप्सिलॉन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने वाला है, एक एलिमेंट होगा। और ये एलिमेंट किसके अंदर देखने को मिलेगा, ए के अंदर देखने को मिलेगा। याद रखना, इधर एप्सिलॉन के बगल में जो भी चीज है ना, वो आपको अंदर मिलेगी, सेट के अंदर देखने को मिलेगी। समझ में आई बात? कल को मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया, है ना, थोड़े के लिए आप समझो, ये लिख दिया फाइव बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब ये जो पूरी चीज है ना, पूरी चीज एप्सिलॉन के बगल में जो पूरी चीज लिखी जाएगी, ये पूरा किसके अंदर देखने को मिलेगा, ए के अंदर देखने को मिलेगा। एप्सिलॉन के या बिलोंग्स टू के साइन के बगल में जो भी देखने को मिलेगा ना, पूरा ए के अंदर यूं क्यों यूं सीधा उठ के बैठा होगा अंदर। अभी दिखाएंगे हम आपको सेट के अंदर, अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन चल रही है। क्लियर? अच्छा, अगर मेरे पास एक एलिमेंट ए सेट में नहीं है तो इसको कैसे लिखोगे, तो भाई नहीं है तो ले क्या कर देंगे, इसको कट कर देते हैं, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? चलो आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे पास आगे अगली बात आती है कि ठीक है सर, आपने समझा दिया है, कलेक्शन होता है, प्रॉपर डिफाइन होगा तो सेट बन जाएगा, है ना? एलिमेंट समझ में आ गया कि कैसे एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट बिलोंग करेगा तो बिलोंग्स टू है, अदरवाइज इट डज नॉट बिलोंग्स टू होता है। अब लिखना तो बताओ कि ये सेट लिखते कैसे हैं।
ठीक है भाई, आप समझ लेते हैं कि सेट लिखते कैसे, तो रिप्रेजेंट कैसे करना है मैथमेटिकली, तो उसकी दो तरीके होते हैं लिखने के, कि सेट लिखते कैसे, दो तरीके। कौन सा तरीका? पहला तरीका है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म या लिस्ट मेथड या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? रोस्टर फॉर्म को। रोस्टर फॉर्म आपने बचपन से पढ़ी है, बचपन मतलब 10वीं क्लास की बात कर रहा हूँ। देखो, अभी बता देता हूँ कि कहाँ यूज करिए। देखो, पहला आपके पास क्या है, हमारे पास आया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्ट मेथड। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर ये रोस्टर की स्पेलिंग है ना ROASTER दे रखी है, तो टेंशन की बात नहीं है, वो दे रखी है वहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर। बाकी एनसीईआरटी के अंदर ROSTER। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, देखो सिंपल चीज है। इन दिस मेथड इज सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड क्लोज विद इन ब्रेसेस। मतलब होता क्या है इसके अंदर, सिंपल सा देखो क्या होता है कि मान लो मैं कोई एक सेट लिख रहा हूँ ए, मैंने कुछ भी लिख दिया 1 2 3 इस तरीके से। ओके, यानी मैं सिंपल सी करली ब्रेसेस का यूज करता हूँ। ये किसका यूज करता हूँ? करली ब्रेसेस का। ये करली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्टली आप उनके एलिमेंट्स, जो भी आप कलेक्शन बना रहे हो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना, उसको डायरेक्टली आप लिख दो सेपरेटेड बाय कोमास। कोमास के द्वारा उनको सेपरेट करता है। ठीक है, अब एक एक पॉइंट्स में पढ़ते चलते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, अगर ए एक सेट है किसका? वोवल्स का, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ए बराबर में करली ब्रेसेस के अंदर AEIOU जो आपके एलिमेंट्स थे उनको हमने कोमा से सेपरेट कर दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पर से मुझे बताओ कि ये जो लिखते कैसे। देखो, ये जो आपके पास कर्ली ब्रेसेस है ना, कर्ली ब्रेसेस का मतलब ही क्या है कि आप इसको ऐसे रीड करो। कर्ली ब्रेसेस को हम रीड कैसे करते हैं? रीड एज सेट ऑफ ऑल। क्या रीड करते हैं इसको? सेट ऑफ ऑल, मतलब कि सेट ऑफ ऑल वोवल्स, है ना। कर्ली ब्रेस को आप ऐसे समझ सकते हो कि कर्ली ब्रेस का मीनिंग क्या है? सेट ऑफ ऑल। अंदर क्या लिखा पड़ा है? वोवल्स। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझते हैं, नोट के अंदर क्या लिखा पड़ा है। बहुत जरूरी नोट है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड। जर्नली रिपीटेशन आपको अलाउड ही नहीं होता। तभी तो उन्होंने बोला डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्योंकि देखो, अगर मान लो कोई बच्चा कह रहा है यहाँ पर से कि ठीक है सर, मैं ना एक दूसरा सेट बना रहा हूँ वोवल्स का, और मैंने क्या करा, ऐसे बना दिया। देखो, अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि सर मैंने क्या करा, मैंने AEIOU है, मैंने यहाँ पर से आई को रिपीट कर दिया 2 बार, और किसको रिपीट कर दिया? ए को रिपीट कर दिया। तो ये रिपीटेशन हम लोग फिजूल में कर लो, पर कोई सेंस नहीं है, सब बेकार है। क्योंकि रिपीट करना क्यों? जब एलिमेंट आ चुका है तो आप रिपीटेशन अलाउड नहीं करते हो, मतलब जनरली हम रिपीट करते नहीं एलिमेंट्स को, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऑर्डर मैटेरियल नहीं करता है। देखो, कल को मान लो कोई बच्चा आया, उसने क्या करा, उसने यही वोवल्स का सेट कैसे बनाया, उसने बना दिया, ठीक है सर मैं बना रहा हूँ E A E I, और कौन सा आ गया, AEIO है क्या हमारा, तो उसने ये सेट बना दिया। तो ये दोनों क्या एक ही है क्या? बिल्कुल, ये दोनों सेम ही रहेंगे। ऑर्डर आप किसी को भी आगे पीछे कर दो, कोमास के इधर उधर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि याद रखना, रोस्टर फॉर्म के अंदर ऑर्डर इमेटेरियल है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है आप एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स को आप रिपीट भी नहीं करते हो। किसके अंदर नहीं करते हो? रोस्टर फॉर्म के अंदर। कोमास के द्वारा सेपरेट करे जाते हैं। ठीक है, तो आओ जल्दी से इसके रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन करा था, अब जल्दी से क्वेश्चंस के द्वारा समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास? पहला क्वेश्चन है, आपको लिखना है एक सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड जनवरी। यानी हमारे पास एक जनवरी वर्ड है, उसके लेटर्स का आपको क्या बनाना है? सेट बनाना है। सेट का नाम क्या है? कैपिटल ई। तो बिल्कुल हमने यही तो समझा कि यहाँ पर से लेटर्स का जो अपना जो सेट का नाम होता है वो हम लोग कैपिटल लेटर से देते हैं। तो सेट ई अपने पास क्या हो जाएगा? ई बराबर में आपको लिखना है यहाँ पर से जनवरी के लेटर्स। तो जनवरी में कौन आ रहा है? पहले जे आ गया, फिर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? एन आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? यू। क्या ए भी लिखूं? क्या लिखूं? क्या नहीं, ए नहीं लिखूंगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नोट के अंदर कि हम यहाँ पर से रिपीटेशन अलाउड नहीं करते हैं। मतलब आपको यहाँ पर से दोबारा रिपीट नहीं करना लेटर को। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह हम क्या लिखेंगे? आर, और अगला क्या आ जाएगा? वाई। अब मान लो कोई बच्चा आता है, वो जनवरी के लेटर्स को इधर उधर शिफ्ट कर देता है, ऑर्डर चेंज कर देता है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वो भी आंसर आपका सही होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेट ऑफ ऑल मंथ्स हैविंग 30 डेज। यानी आपको यहाँ पर से ऐसे मंथ्स लेने जिसमें 30 डेज आए, उनका सेट बनाना है। अब जिनको याद रहेगा उनका
और हमारा सबका क्या बनेगा, सेम बनेगा, तो कलेक्शन अपने आप सेट बन जाएगा। तो 30 डेज वाले जो मंथ्स है उसको आपको चूज करना है, तो कैसे कर सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जनवरी में 31, उसके बाद फरवरी में 29 आते हैं, उसके बाद मार्च में कितने आते हैं 31, अप्रैल में 30 डेज आते हैं। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, 30 डेज वाला जो है हमारा मंथ उसको सेलेक्ट करके लिख दो। तो यानी कि अपने पास जो एफ सेट आएगा उसमें क्या आएगा, पहला पहला अप्रैल आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आने वाला है, अप्रैल के बाद क्या आएगा आपके पास, अप्रैल के बाद मार्च अप्रैल मई 31, जून, जून में आएगा अपने पास कितने 30 डेज। उसके बाद जुलाई अगस्त में 31 डेज आते हैं, तो क्या आएगा, अगस्त के बाद सितंबर आएगा हमारे पास जिसके अंदर 30 डेज होंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर 31 डेज का आएगा, नवंबर में कितने आएंगे 30 डेज। क्लियर, आगे बस समझ में ध्यान से करना है ना, गलती हो सकती है। उसके बाद नोट पे पढ़ते हैं। नोट क्या है, रोस्टर फॉर्म जनरली यूज करा जाता है किसके लिए, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट या फिर कुछ इनफाइनाइट सेट के लिए यूज करा जाता है। मतलब क्या है, फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं ना सेट के अंदर, वो क्या हो, काउंटेबल हो, मतलब फिक्स्ड आ रहे हो। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हो जो अनकाउंटेबल होती है। लेकिन यहाँ पर से कुछ इनफाइनाइट सेट जो बचपन से आप पढ़ते जा रहे हो, तो मैं आपको बता रहा था ना कि हमने सेट तो बचपन से पढ़ते आ रहे, बस उनका नाम नहीं पता था, तो नाम बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको लिख दिया सिंपल सा जेड, तो जेड से आपको याद आना चाहिए, अरे यार सर ये तो पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, जेड मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का सेट ही तो लिख रहे थे हम बचपन में, करली ब्रेसेस में क्या लिखते थे कि भैया 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। तो ये डॉट डॉट और कर्ली बेसिस, कर्ली बेसिस बता रहा है अपने आप में सेट है, और हर एक एलिमेंट को लिस्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि आपको पता है इंटीजर्स तो आपके इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट को कैसे डिपेंड करा हम लोगों ने, यहाँ पर डॉट लगा के। डॉट से क्या बता रहा है कि अपने आप में ये इनफाइनाइट है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। जेड के अलावा अगर मैं आपसे बोलूँ आई लिखो, तो सर आई भी तो सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स का सेट होता है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। ये बेसिकली क्या बता रहे हैं, इधर के डॉट की यहाँ पर से माइनस इन्फिनिटी चल रहा है नंबर, और लास्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। और भी बता देता हूँ, डब्लू आपने पढ़ा होल नंबर, होल नंबर को भी आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके लिख सकते हो, ठीक है। और याद दिलाऊं बचपन की बातें, जो आपने पहले सेट लिख रहे थे बस उसका नाम नहीं पता था, तो बिल्कुल आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी पहले क्लास 10th के अंदर। तो वहाँ पर से हम लोग सैंपल स्पेस लिखा था, जिसको हम लोग कैपिटल ऐसे नोट कर रहे थे। सैंपल स्पेस क्या था, अपने आप में एक सेट ही तो था। कैसे याद करो, याद करो सर, हमने लिखा था सिक्का 2 बार उछला, तो हमने सैंपल स्पेस लिखते थे, तो सिक्का 2 बार उछलने के बाद क्या आता था, एच एच टी, टी एच और टी टी। तो ये जो चीज़ लिख रहे थे ये अपने आप में एक सेट ही तो था, लेकिन उस वक्त हमने इसको सेट नाम नहीं पता था। लेकिन अब आप याद रखना कि हम लोग लिखना पहले सीख चुके थे, नाम अब पता चल रहा है अपन लोग। क्लियर है इतनी बात, आ गई बात समझ में। तो याद रखना, जैसे कि यहाँ पे लिखा पड़ा है कि हम लोग रियल नंबर और रैशनल नंबर के सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों क्यों क्योंकि रियल नंबर जो है उसमें 1 के बाद क्या आता है मुझे भी नहीं पता, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर एक नंबर के बाद क्या आता है पता नहीं होता, इसलिए आप उसमें एलिमेंट लिस्ट ही नहीं कर सकते। जब एलिमेंट लिस्ट ही नहीं कर पाओगे तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो वो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में, जिसको आगे समझते हैं। अब आते हैं हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना अपने आप में सबसे शानदार फॉर्म होती है। सेट बिल्डर का मतलब है, देखो लिखा पड़ा है सेट बिल्ड करने वाला, मतलब यहाँ पर से कोई एक तरीका होगा मशीन जैसा जो अपने आप में सेट बिल्ड कर देगा। कोई ऐसा लॉजिक हम लगाएंगे जिससे तुरंत सी अपने आप सेट बिल्ड हो जाएगा। मतलब उसमें हम एलिमेंट लिस्ट नहीं करेंगे, कोई ऐसी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक कर देंगे कि भैया अगला समझ जाएगा, अरे ये आ रहे होंगे। तो वो यहाँ पर से पढ़ते हैं क्या है वो, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यानी इसके अंदर में एक प्रॉपर्टी एक रूल स्पेसिफाई कर देते हैं जो सारे एलिमेंट्स अपने आप में लिस्ट कर देंगे, खुद ही ऐसे लिस्ट हो जाएंगे। ऐसा चल रहा होगा बैकग्राउंड में, हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। मतलब सोचो कैसे, मान लो कि एक सेट है आपका ए, उसमें हम ऐसे लिखते हैं एक्स डेट एक्स, थोड़ा देर के लिए धैर्य रखो ना, समझने के लिए नई चीज है। एक्स सेटिस्फाई प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या फिर क्या करेगा, कोई ना कोई रूल सेटिस्फाई करेगा, इसको ऐसे। तो ये करली ब्रेसेस तो मैंने आपको बताया अभी, करली ब्रेस का मतलब क्या होता है, ये जो करली ब्रेसेस है हमारे पास, इसका तो एक ही मतलब है, सेट ऑफ ऑल। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। एक्स अपने आप में एक जर्नल एलिमेंट है, क्या है अपने आप में, एक्स एक जर्नल एलिमेंट। तो ये जर्नल एलिमेंट जो है ना, ये वो एलिमेंट्स की वैल्यू कैरी करेगा जो हमारे रोस्टर फॉर्म में लिस्ट कर रहे थे, तो बस उसमें दिखेंगे नहीं, ये बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल जैसा काम कर रहा है। तो एक्स
इसको ऐसे रीड करते हैं, इसको कैसे रीड करते हैं, ये जो सेम हमारे जो है बचपन में, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोन। कोलोन को रीड कैसे करेंगे, रीड एज सच डेट। क्या बोलते हैं इसको, सच डेट। यानी एक्स को डिफाइन करा मैंने यहाँ पर, सच डेट। सच डेट का मतलब है कि एक्स क्या कर रहा है, एक्स को डिफाइन करा वेरिएबल, फिर सच डेट कि एक्स क्या सेटिस्फाई कर रहा है, वो इसको रीड करते हैं। बाकी कोलोन की जगह देखो, कोलोन तो अपना कौन सा होता है, इस कोलोन की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, इधर देखते हैं। कोलोन की जगह आप यहाँ पर से, कोलोन तो ये है ना, इसकी जगह आप और क्या यूज कर सकते हो, इसकी जगह आप यूज कर सकते हो हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसे भी यूज कर रखा है, इसको ऐसे भी यूज कर रखा है, डैश, है ना, ये अपने आप में सीधी लाइन या थोड़ी सी टेढ़ी लाइन ऐसे, बैक स्लैश बोलते हैं जो भी है, ठीक है, ऐसे। ये तो कोलन हो गया और ये हो गया, ये हो गया। तो ये तीनों को आप यूज कर सकते हो, इसका तीनों का मतलब यही है। इसको हम कैसे रीड करने वाले हैं, रीड एज सच डेट। आगे बात समझ में, आराम आराम समझेंगे चीजों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई ना कोई सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी, और सेटिस्फाई कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स लेस देन 10 है, ऐसे कुछ भी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं और आपको मैं लिखना बताता हूँ सेट बिल्डर में कैसे लिखना है। चलो आ जाओ। तो जैसे कि पहला एग्जांपल अपने पास क्या है, एग्जांपल नंबर पहला, इस सेट इज द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि यहाँ पर से वही चीज, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सेट अपने आप में क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है, वोवल है। अब खुद बताओ, इस चीज को इंग्लिश में लिख दिया, अब मैथ्स फॉर्म में रोस्टर में लिख चुके हैं, अब लिख रहे हैं किसमें, सेट बिल्डर में। तो इसको कैसे लिखेंगे, इधर देख लेते हैं। तो ए अपने आप में सेट है किसका, ओवल्स का। अब इसमें डायरेक्टली एलिमेंट लिस्ट नहीं करेंगे, अब आप क्या बताओगे कि एक जर्नल एलिमेंट बना दो। अब एक्स लो, वाई लो, जेड लो, एम लो, एन लो, कोई भी एक जर्नल वेरिएबल ले सकते हो। जर्नली फेवरेट तो अपना एक्स होता है। तो एक्स अपने आप में एक वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, अब क्या वैल्यू होल्ड करेगा, तो आपको यहाँ पर से बताना पड़ेगा कि एक्स क्या कैरी करेगा। तो एक्स क्या कैरी करेगा, इसके लिए अब आपको दो तरीके से, दो या तीन तरीके होते हैं लिखने के। अब देखो, इसको तो आप कैसे लिखोगे मैथ्स में, कि एक्स बराबर क्या, ओवल कुछ होता है क्या, एक्स बराबर एन, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं। इसमें तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा कि एक्स इज अ वोवल, वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। तो ये चीज समझ में आई आपको, कि इस तरीके से अगला समझ जाएगा कि एक्स अपने आप में क्या वैल्यू कैरी करने वाला है। ये वैल्यू कैरी करेगा हमारे पास, एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो गई क्या स्पेलिंग की, वोवल, ठीक है, अब सही है। तो ये एक्स अपने आप में क्या कैरी करेगा, एक वोवल कैरी करेगा। तो एक्स वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं इसको लिस्ट करूंगा रोस्टर फॉर्म में, तो ए आई यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, सेट बी। सेट बी क्या कह रहा है, हमारे पास सेट बी क्या कह रहा है, हम्म। तो जो सेट बी है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। सेट बी क्या कर रहा है, सेट बी इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर से, कि नेचुरल नंबर है और 10 से कम है। तो इसको लिखने के लिए इधर समझ लेते हैं। मान लो कि हमारे पास बी सेट इधर आ गया, तो पहले कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ। अब एक्स लो, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, जनरली हम एक्स लेते हैं, एक्स सच डेट, एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आप एक तो ऐसे लिख सकते हो इंग्लिश में, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन क्या, 10, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसकी जगह आप चाहो तो, चलो भाई मैं इसको मैथ्स में लिख सकता हूँ, दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, आप लिख सकते हो बी बराबर, दूसरा तरीका हमारा लिखने का क्या हो सकता है, कि बी अपने आप में सेट है, ठीक है। एक्स, अब आप बताओ एक्स कैसा है, एक्स दैट, एक्स अपने आप में नेचुरल नंबर, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे इस बार, सीधा क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू एन। क्या लिख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स अपने आप में नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो क्या होंगे, 1 2 3 4 चलते जाएंगे, तो अब आपको लिखना भी तो पड़ेगा, स्टॉप कहाँ रहना है, उसने बोला 10 से छोटा है। तो आप इसको मैथमेटिकली क्या लिखोगे, कि एक्स लेस देन 10, ऐसे लिखेंगे ना। लेकिन अब यहाँ पर से दो स्टेटमेंट आ चुके हैं, तो इनको आप कैसे कनेक्ट करोगे। अब यहाँ पर हम इसमें क्या लगा देते हैं, सेमी कोलन। क्या लगा देते हैं, सेमी कोलन। सेमी कोलन जो आया ना, इसको हम कैसे रीड करेंगे, देखो, इस सेमी कोलन की जगह आप यहाँ पर से सिंपल कोमा भी लगा सकते हो, है ना, कोमा भी लगा सकते हो, और या फिर आप क्या लगा सकते हो, सेमी कोलन। सेमी कोलन को सेमी कोलन बोलते हैं। तो आपको रीड कैसे करना है इसको, इसको आपको रीड एस कैसे करना है, रीड एस एंड। कैसे रीड करोगे, इसको रीड करोगे आप एंड पढ़ोगे, कि एक्स बिलोंग्स टू
n एंड x लेस देन 10, मतलब कि x नेचुरल नंबर भी है और x 10 से कम है। एंड का मतलब क्या है कि ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ सेटिस्फाई करो, मतलब नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 10 से छोटा भी होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, याद रखना। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, तो सेमी कोलम लगाओ या कॉमा लगाओ, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो इस तरीके से भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कोई तरीका है कि आप धीरे धीरे एग्जांपल में आपको मैं समझा दूंगा, तो समझ में आ गई बात। अगला देखो एग्जांपल, सेट एक्स इज अ सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 14। तो कह रहा है कि 40 से छोटा हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप बताओ कि ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बताओ जो 40 से छोटे हो, है ना। परफेक्ट स्क्वायर जो 40 से छोटे हो, तो परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं आपको पता होने, तो बेसिक बात है। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर होते हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर कौन से, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। तो नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर होते हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो 40 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर लिखने हैं आपको, तो क्या सेट एक्स क्या आ जाएगा बताओ, एक्स बराबर में, हाँ कैसे लिखो इसको, अब रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना मुझे, किसने लिखना है, सेट बिल्डर में। तो एक्स सच डेट, है ना, x बराबर में क्या लिख दूं, किसी वैल्यू का स्क्वायर है तो मैं बोल रहा हूँ n का स्क्वायर चल रहा है। अब बताओ n क्या होगा, तो n अपना जो होगा वो क्या होगा, n अपने आप में क्या होगा, बिलोंग्स टू, कहाँ से, तो ये बिलोंग करेगा आपका नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3, ऐसे करके। और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि x अपने आप में क्या होने वाला है, ये n की वैल्यू कहाँ तक लोगे। तो आप n की वैल्यू कहाँ तक ले सकते हो, 40 से छोटा बनाना है, देखो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब n की वैल्यू आपको पता है कि मैं जाऊंगा तो लास्ट 6 का इसको 36 हो जाएगा, 7 का कितना जाएगा 49। तो आप n की वैल्यू जो है कहाँ तक लेना चाहोगे, n लेना चाहिए मुझे यहाँ पर से 7 से छोटा या 6, या 6 से 6 के बराबर या 6 से छोटा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको लेता हूँ n लेस देन 7, ऐसे लिख सकते हो। तो क्या हमारा काम हो जाएगा, एन नेचुरल नंबर है तो 7 से छोटा मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो वो सारी वैल्यू इसमें जाएंगी, उसके बाद वो एक्स को अलॉट कर देगा। तो ये एक तरह से 1 का स्क्वायर 1 आ गया पहला, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। 7 जाने के लिए जाएगा पर वो देखेगा अरे यार 7 छोटी, तो वैल्यू रखनी नहीं, हम रखनी है हमको 7 छोटी, 7 तो आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब उसमें कितनी वैल्यूज आएंगी, 36 तक आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। क्लियर है क्या बात। और भी कोई तरीका है इसको लिखने का, बिल्कुल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, और एक सेकंड यहाँ पे दे लेते हैं इसको। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि डायरेक्टली मैं बोलूंगा भैया एक्स को हटाओ ना, क्या मतलब इसको घुसाने का बीच में, सीधा लिख दो ना एन स्क्वायर ही, और एन की वैल्यू क्या होगी, एन होगा आपका नेचुरल नंबर और एन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7। अच्छा लेस देन 7 की जगह आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि एन की वैल्यू 6 तक है, ऐसे भी लिख सकते हो। आई बात समझ में, तो बस लिखने का तरीका जितना शॉर्ट लिखोगे उतना बढ़िया। तो बस आपको रीड करना आना चाहिए। तो एन की वैल्यू है नेचुरल नंबर है 6 से छोटी है और एन का स्क्वायर करते जाओ और सेट बनाते जाओ। तो इसको रोस्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो अब तो आप देख लेते हैं कुछ इलिस्ट्रेशन है ना जल्दी जल्दी से। तो चलो इलिस्ट्रेशन कौन कौन से हैं देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में जाना है आपको। तो ए सेट आपको दिख रहा है पहले, अब आपको स्पेसिफिक देखना है कि हर एक एलिमेंट जो आ रहे हैं ना इसके अंदर, ये जस्ट रोस्टर फॉर्म के अंदर है, तो इसमें से हर एक एलिमेंट कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसके द्वारा बाउंड है। तो यहाँ पर से आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 2 3 4 मेरे साथ पढ़ते ही समझ में आ गया कि आते ये तो गिनती है और गिनती का मतलब नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ तक के हैं, लेकिन 7 तक के। तो क्या सेट ए आप बना लोगे, सेट ए क्या बनेगा कि कोई भी एलिमेंट जनरल एलिमेंट ले लो, एक्स क्या वैल्यू कैरी करने वाला है, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो लिख दो। तो एक्स बिलोंग्स टू एन होगा, लेकिन एन तो आपको पता है नेचुरल नंबर एनलेस होते हैं। तो आप यहाँ पर से एक्स कहाँ तक लोगे, 7 तक ले लो, या 8 से छोटे बोल सकते हो, तो मैं 7 तक ले लेता हूँ, लिख दिया सही। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर से सेट बी। अब सेट बी के अंदर, अब देखो ये चीजें आसानी नहीं होती है, आपके दिमाग के ऊपर है आप कैसे प्रॉपर्टी स्पेसिफिक पकड़ पाते हो नहीं पकड़ पाते हो। तो सेट बी को देख लो एक बार आप, क्या आप तुरंत से कैप्चर कर पा रहे हो इस चीज का है। सेट बिल्डर के अंदर लिखना है आपको, तो पहले आप देखो ये सारे के सारे क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपका दिमाग कहेगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर ये 2 का स्क्वायर हो गया, फिर ये दुगने हो रहे हैं, है ना। तो मेरे को लगता नहीं है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इजीली तो अचीव नहीं होने वाली। तो देखो यहाँ पर से 28 को पकड़ो इस क्वेश्चन के अंदर ना, क्या पकड़ो 28 के फैक्टर बोल दो, 28 के फैक्टर्स देख लो। फैक्टर्स और 28 फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर वो वैल्यू होती है जो 28 को पूरा पूरा क्या करेगी, डिवाइड। मतलब आपको ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं जो 28 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है,
वन, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, खुद होता है। कम से कम किसी एक नंबर के फैक्टर दो होते ही होते हैं, और दो फैक्टर जिसके होते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, और उससे ज्यादा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। अब 28 अपने आप में कॉम्पोजिट नंबर है तो इसके फैक्टर ज्यादा होंगे, तो बताओ कौन से होंगे। तो दो फैक्टर तो 128 मिल ही गए, बाकी ये सारे फैक्टर लिखे पड़े, ध्यान से देखो। वन अपने आप में फैक्टर है, टू इसका फैक्टर है, फोर इसका फैक्टर है, सेवन इसका फैक्टर है, 14 इसका फैक्टर, 28 इसका फैक्टर है। यानी कि ये सारे के सारे किस प्रॉपर्टी से बाउंड हुए पड़े हैं कि 28 के फैक्टर है। अब आपको इसको बस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बी बराबर में क्या जाएगा, एक्स सच डेट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ क्या, 28। हो गया, लिख दो ऐसे, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं अगला। तो ये सेट सी है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो अब आप फिर से ऑब्जर्व करो कि सी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो किस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस बार देखो क्या लिख रहा है, टू का फोर है, टू की पावर थ्री है, टू की पावर फोर है, टू की पावर फाइव लिखा पड़ा है, मतलब ये सारे सारे टू की पावर में लिखे पड़े। तो इसका मतलब सेट सी लिखूंगा तो क्या बनेगा कि अब आप देखो, या तो डायरेक्टली टू की पावर में लिख लो, तो मैं तो कह रहा हूँ टू की पावर में लिखो, सीधा टू की पावर में एन कर दो, छोटा कर दो। बाकी एक्स डेट एक्स बराबर टू की पावर एन भी लिख सकते हो, टू की पावर एन। अब एन क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो इधर टू की पावर क्या चल रही है, वन चल रही है, इधर क्या चल रही है, टू की पावर टू चल रही है, इसमें चल रही है टू की पावर थ्री, इसमें चल रही है टू की पावर फोर, इधर चल रही है टू की पावर फाइव। तो एन की वैल्यू जो है अपने आप में नेचुरल नंबर चल रही है, तो एन बिलोंग्स टू एन कर दो, और एन की वैल्यू क्या रहने वाली है, एन लेस देन इक्वल लेस देन सिक्स कर दो, ऐसा छोटा, या एन लेस देन इक्वल टू फाइव भी कर सकते हो। ध्यान रखना ये स्पेसिफाई करना जरूरी है, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर है, नहीं तो आप क्या बोलो, छः से छोटा, छः से छोटा तो रियल नंबर हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, हर एक छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। अगला और देखें, ये वाला क्वेश्चन देखो, एफ सेट सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो ये सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वो पकड़ो। तो वन अपॉन टू, टू अपॉन थ्री, थ्री अपॉन फोर, फोर अपॉन फाइव, फाइव अपॉन सिक्स, सिक्स अपॉन सेवन, सेवन अपॉन एट, एट अपॉन नाइन। क्या आपको दिमाग आया, लगा कि ऊपर डिनोमिनेटर, नहीं ऊपर तो न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर जो है ना न्यूमरेटर से एक ज्यादा आ रहा है। देखो इसमें सब में सेम चल रहा है, थ्री फोर, फोर फाइव, फाइव सिक्स, सिक्स सेवन, सेवन एट, एट नाइन। तो यानी कि मैं यहाँ पर से ये चीज समझ गया कि एफ बराबर में जो है मेरे पास क्या बन सकता है, मतलब फ्रैक्शन में लिख दूं सीधा ही कि एक्स अपॉन वाई है। अब दो आ गए, अब बोलोगे सर हाँ तो दो आ गए क्या हो गए, वेरिएबल ही तो है। अब बताओ एक्स और वाई जो है रिलेट कैसे कर रहे हैं। अब आपको पता है ये वाई जो है ना ऊपर एक्स से डिपेंड है, क्योंकि ये वन प्लस करके आ रहा है, टू प्लस वन, थ्री प्लस वन। इसका मतलब वाई की वैल्यू को मुझे जरूरत नहीं है, सीधा मैं वाई की जगह क्या ले लूँ, एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस वन। तो अब एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, फिर से वही बात है कि एक्स क्या वैल्यू डालूंगा, तो एक्स अपने आप में वन से स्टार्ट होकर कहा जा रहा है लास्ट एट तक, नाइन तक नहीं जा रहा, कहा जा रहा है एट तक, क्योंकि एट प्लस वन हो जाएगा। ध्यान रखना एक्स नेचुरल नंबर है, लेकिन इस प्रकार से है कि एक्स की वैल्यू लास्ट आठ तक जा रही है, क्योंकि आठ प्लस वन क्या बन जाएगा, नाइन। तो समझ में आ गई आपको बात, ध्यान रखना इस चीज को, ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा उसके बाद क्या करा है, अच्छा इसको आपको किस में करना है, ऑब्वियसली बात है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा पड़ा कि एक्स सच डेट एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स मल्टीपल है पाँच का, लेकिन उस एक्स का स्क्वायर जो है ना वो 400 से क्या रहने वाला है, कम। तो इसको जल्दी से किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा पड़ा है। तो आओ जल्दी से करते हैं। चलो भैया, के सेट क्या बनेगा, के सेट बनेगा आपके पास एक्स नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ पाँच है, तो मल्टीपल ऑफ पाँच जो है क्या होंगे, सबसे पहले छोटा मल्टीपल होगा पाँच। मल्टीपल एंडलेस होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, पर फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। तो मल्टीपल मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करते चलो, फाइव बन जा फाइव वन से, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी। तो ऐसे ही मल्टीपल ढूंढने हैं, और आपको लास्ट क्या करा है कि उस नंबर का स्क्वायर क्या हो, 400 से कम हो। मतलब जैसे मान लो फाइव है, तो फाइव का स्क्वायर 25, पहला मल्टीपल फाइव आया तो फाइव का स्क्वायर करूंगा तो वो 25 है, 400 से कम होना चाहिए। हर एक नंबर जो मल्टीपल आ रहा है उसका स्क्वायर 400 से कम होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, तो पहला मल्टीपल पाँच है, अब पाँच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फाइव का स्क्वायर, मतलब फाइव अपने आप में एक्स की वैल्यू हो गई, तो फाइव का स्क्वायर 25 लेस देन 400 है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला मल्टीपल आएगा टेन, तो टेन फाइव का मल्टीपल है और टेन का स्क्वायर कितना, हंड्रेड, हंड्रेड 400 से कम है, सही है। उसके बाद आएगा अगला मल्टीपल फिफ्टीन, फिफ्टीन का स्क्वायर कितना होगा, टू टू फाइव, टू टू फाइव इससे कम है, बिल्कुल कम है। उसके बाद आएगा अगला मल्टीपल फाइव हो ट्वेंटी, ट्वेंटी का स्क्वायर क्या है, 400 से कम नहीं है, बराबर है। इसका मतलब आपका ये एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, यानी इसका जो सेट बनेगा ना वो आपका इतना ही बनेगा। क्लियर है क्या, देखो सारे फाइव के मल्टीपल भी आ गए और इन वैल्यू का स्क्वायर जो है ना वो आपका 400 से कम होना चाहिए, तो ये आंसर इसका है। अगला बात कर लेते हैं, अगला बी सेट है, तो ये आपस से सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो वन टू थ्री फोर चल रहे हैं ऊपर, और नीचे क्या चल रहा है देखो, लगाओ दिमाग, क्या चल रहा है,
सारे के सारे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो। ऊपर तो चलो मान लेते हैं, नीचे वाला क्या ऊपर वाले से रेट कर रहा है क्या? अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर से रीजनिंग आ गई एक तरह से, समझ रहे हो? नीचे लिखा पड़ा है 1 का स्क्वायर + 1, और ये क्या लिखा पड़ा है 2 का स्क्वायर प्लस में 1, और ये लिखा पड़ा है आपका कितना 3 का स्क्वायर + 1, और ये लिखा पड़ा है आपके पास 4 का स्क्वायर + 1, और इसके बाद ये लिखा पड़ा है 5 का स्क्वायर + 1। तो सब में शायद सेटिस्फाई हो रहा है, फिर 6 का स्क्वायर + 1, फिर 7 का स्क्वायर + 1। यानी कि मेरे पास समझ में आ गया, मुझे पकड़ में आ गई प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है ये? तो फ्रैक्शनल फॉर्म में चलेगा, ठीक है, वही चीज़ है ना? ऐसे लिख दो एक बार इसको, एक्स डेड एक्स करके, एक्स बराबर में एन अपॉन में, है ना? ऐसे ही लिखना सीख लेते हैं। अब ऊपर एन की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक जाएगी, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू है ना, उसी वैल्यू का स्क्वायर हो गया +1 है, तो n² + 1 कर दो इसको। अब आपको बताना पड़ेगा कि n क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर से, n अपना नेचुरल नंबर कैरी करेगा 1 से लेकर 7 तक, तो n बिलोंग्स टू n, और n आपका कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाने वाला है, ठीक है। लास्ट देख लो, 7, 7 का स्क्वायर + 1, तो कितना हो गया ये 50। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो रीजनिंग ही है एक तरह से भाई ये। अच्छा, अब अपने पास बचपन में जो पढ़े थे ना, उनका नोटेशंस का वही सेट बन गए अब आपकी जिंदगी में, बस करली ब्रेसेस डाल दो, सेट बन जाएगा ना, करली ब्रेसेस, समझ गए? एन सबसे छोटा बेचारा नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो एन अपने आप में एक सेट होगा नेचुरल नंबर का। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, होल नंबर का सेट होना, 0 से लेकर स्टार्ट हो जाते हैं। जेड आपका होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, और जेड माइनस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो नहीं आता इनके अंदर। क्यू क्या होता है आपका, रैशनल नंबर होता है, क्या होता है क्यू, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। और क्यू प्लस क्यू माइनस क्या होता है, अच्छा जो ये क्यू है उसको हमने लिखना सीखा नहीं ना अभी तक, ये तो लिख लिया हमने होल नंबर सफर में, ठीक है। उसके बाद क्यू क्या होगा, तो क्यू को हम कैसे लिखेंगे, क्यू को आप लिख नहीं सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो क्यू अपने आप में कैसा है, तो अब आप लिख सकते हो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है ना, बचपन में ही तो पढ़ा है हम लोगों ने। और क्यू की वैल्यू क्या होती है, ≠0 होती है, और साथ के साथ क्या होती है हमारे पास, हम्म, हाँ बताओ। या आप एक काम कर लो, ऐसे सजेट लगा लो, बाकी कॉमा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हटाओ इसको, पी अपॉन क्यू सजेट, पी कॉमा क्यू, ये तो आपके होते हैं इंटीजर्स, जेड लिखो या आई लिखो, और यहाँ पर से कॉमा लगा दो, क्यू ≠ क्या होता है, 0। तो इस तरीके से आप यहाँ पर से रैशनल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्यू प्लस का डिपेंड करेगा, वही पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे, क्यू माइनस का डिपेंड करेगा नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे। आर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो आर अपने आप में क्या होता है, रियल नंबर्स का सेट होता है। बेसिकली बचपन में पढ़ा है ना कि रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल इरेशनल, तो आगे हम यूनियन पढ़ेंगे तो यूनियन में डिपेंड कर देंगे कि क्यू और क्यू डैश, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इरेशनल नंबर नहीं है, देखो आगे जाके हम लोग है ना इसको डिपेंड करेंगे क्यू डैश से, या क्यू का पावर सी, है ना। इनका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, जो हमने पढ़ा है बचपन में, आगे हम पढ़ेंगे, अभी फिर भी हमने बचपन में मतलब 10th क्लास में सैम में पढ़े ना, कॉम्प्लीमेंट इवेंट होता है। तो एक तरह से ये सेट ही तो है यहाँ पर से, तो क्यू रैशनल नंबर को डिपेंड कर रहा है, तो रैशनल नंबर का उल्टा, ऐसा नंबर जो रियल नंबर है पर रैशनल नंबर नहीं है, तो वो कौन सा होता है, वो इरेशनल नंबर जाता है। तो इसको डिपेंड करता है क्यू डैश से, यानी कि रैशनल नंबर नहीं होगा तो वो क्या होगा आपका इरेशनल नंबर, तो ये आपका इरेशनल नंबर डिपेंड करते हैं इससे, क्यू डैश, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अंदर कहीं कैपिटल टी ले रखा है वैसे यूज करके, 9th क्लास के अंदर है ना। बाकी हम लोग क्यू डैश बोलते हैं। आर सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया, आर प्लस आर माइनस पता ही है आपको यहाँ पर से, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर। और सी हमारा जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो सबका बाप होता है, नंबर्स का बाप कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा सेट होता है। उसके बाद हमारे पास अब आती है क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स की बारी, मतलब अब हमने सेट समझ लिया होता क्या है ना। सेट लिखना सीख लिए सर, अब लिखना भी आ गया, अब आप बता दो उनका नाम क्या क्या होगा, सेट के नाम कौन कौन से होंगे, किस बेस पे रखे जाएंगे। तो भैया देखो, सेट का नाम रखने के लिए छोटा सा आप सोच सकते हो कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, उसके हिसाब से हम थोड़ा नामकरण करें। एक एलिमेंट है, एक भी नहीं है, अब वो लोग एक भी नहीं है, ये क्या हो गया, फिर सेट कैसे बन गया, है ना। ऐसे आप बात करते हैं आगे। अब पहला चीज क्या आता है कि कितने एलिमेंट्स हैं किसी सेट में, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैथमेटिकली में इसमें भी एक नाम आता है, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है, या फिर ऑर्डर ऑफ द सेट। तो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट्स में एक सॉरी एलिमेंट नहीं, सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको हम बोलते हैं, उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा। मतलब कि अगर एक सेट ए है उसके अंदर 3 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 3, जितने भी एलिमेंट है। तो आ जाओ इसको समझते हैं।
तो यहाँ पर से क्लासिकल सेट हम करेंगे तो कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी ऑर्डर ऑफ सेट, तो कार्डिनल नंबर को कार्डिनलिटी बोलते हैं और सेट का ऑर्डर भी बोलते हैं। होता क्या है, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। तो वही मैंने बताया कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अगर ए आपका कोई सेट है तो उसका कार्डिनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, एन ऑफ ए से। मतलब कि जैसे मान लो ए बराबर में, मैंने ए आई ओ यू की बात चल रही है जब से, ए ई आई ओ यू, तो इसका कार्डिनल नंबर हम कैसे लेंगे, एन ऑफ ए। तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5। अच्छा गलती से क्या हुआ, मान लो आपने किसी ने एक दूसरा सेट बना दिया, एक सेट बनाया उसके अंदर ए ई आई ई ओ यू ऐसे लिख दिया, तो इसके अंदर यहाँ पर से देखो ए 2 बार आ रहा है। अब मैंने ये तो बताया था ऑर्डर मैटर, ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, लेकिन रिपीटेशन करना अलाउड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब मैं आपसे पूछूं ना इसमें एलिमेंट कितने आएंगे, तो आप यहाँ पर से रिपीट काउंटिंग नहीं कर सकते हो। ये 2 बार आ रहा है, हम काउंट नहीं करेंगे, हमको पता है कि इसमें 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट आएंगे, तो एन ऑफ बी भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, इसलिए हम रिपीट नहीं करते हैं सेट लिखते वक्त एलिमेंट्स को। ठीक है सर, कार्डियल नंबर समझ में आ गया। अब कार्डियल नंबर क्या होगा, सबसे पहली चीज है कि एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी वो खाली है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। बोलो खाली, हाँ भाई मानते हैं, खाली होता है, खाली होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट, तीनों नाम है इसके अंदर। ठीक है, जब एक भी एलिमेंट मतलब 0 एलिमेंट होगा। तो आपका एम्प्टी सेट क्या होता है, एक सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, लेकिन उसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से। मतलब कि अगर मैं बोलूँ आपसे फाई सेट है ना, किससे नोट करते हैं, फाई से, या फिर हम इसको नोट करते हैं खाली ऐसे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिख रहा, एक भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, मतलब ये सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका नल सेट होगा। और ये वाला, इसको एक सिंबल नोट कर दिया गया, फाई अगर किसी ने लिख दिया, क्या बोलते हैं इसको, फाई, PHI, फाई, इसको फाई रीड करते हैं। तो फाई अपने आप में रिप्रेजेंट किसको करता है, एक नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। नल सेट का मतलब ये खाली सेट। एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसके ना, देखो ये मैंने अगर एग्जाम्पल दे रखे हैं, नहीं दे रखे, एग्जाम्पल हम ले यहाँ पर से, तो चलो मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल। मान लो एक सेट दे दिया मैंने ए, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एंड एक्स की वैल्यू जो है ऐसे चल रही है। ठीक है, तो क्या ये नल सेट का एग्जाम्पल है क्या, देखो एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स 1 से 2 के बीच में। अब आप खुद सोचो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या, नहीं आता। इसका मतलब ये जो लिखा पड़ा है ना, ये एक ऐसा सेट है इसमें अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अपने आप में ये क्या है, ए आपका जो है ना एक तरह से फाई है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। बेसिकली हम ज़्यादातर फाई यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम देखने वाले हैं आगे। अगला देखिए, अगला क्या है, सिंगल टन सेट, यानी सिंगल टन, नाम में सिंगल आ रहा है तो इसके अंदर एक एलिमेंट कैरी करेगा। तो इसका भी एग्जांपल बना दूं मैं आपको यहाँ पर से। तो मान लो कोई बी सेट है, एक्स वही ले लेते हैं, एक्स कोई नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास 1 से लेकर कहाँ तक आ रही है, 3 तक। तो आप खुद बताओ इसके अंदर कितने आएंगे, 1 से 3 के बीच में एक नेचुरल नंबर एक ही आता है। तो इसका मतलब अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसके अंदर एक एलिमेंट, देख रहे हो आप, रोस्टर फॉर्म में तो दिख जाता है, रोस्टर फॉर्म आसान होती है देखने में, लेकिन रीड करने में दिक्कत किसको आती है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना आपके हर प्रकार के सेट को लिख सकता है, इवन इनफाइनाइट सेट को भी लिख सकता है। देखा ना हमने, रैशनल नंबर का जो सेट था ना उसको आप, या रियल नंबर के सेट को आप लिख नहीं सकते रोस्टर फॉर्म में, पर किससे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से। ठीक है, अगला देखो, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, नाम में दिख रहा है फाइनाइट, मतलब जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, एक फिक्स नंबर एलिमेंट्स होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो ये लिखा पड़ा है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट का तो क्या एग्जांपल दूं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है इनफाइनाइट सेट। तो एक सेट के अंदर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है अपने आप में, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो अपने आप में क्या सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। इंटीजर्स का, होल नंबर्स का, एंडलेस है, जिसके अंदर एलिमेंट्स खत्म ही नहीं हो रहे, तो वो क्या होता है आपका, फाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सॉरी, इनफाइनाइट, फाइनाइट तो खत्म हो जाता है, इनफाइनाइट सेट होता है। अब आते हैं यहाँ पर से क्वेश्चन, फटाफट से रैपिड फायर राउंड। चेक 4 टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि यहाँ पर से सेट कौन कौन से किस टाइप के हैं। अभी हमने टाइप क्या क्या पढ़ लिया, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, यानी इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। एक एलिमेंट वालों को बोलते हैं सिंगल टन। एक डबल टन भी आता है। डबल टन जो सेट आता है ना, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2। ये कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस कई कई बुक में है तो हमने बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद 2 से ज़्यादा एलिमेंट देखने को मिले तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, लेकिन फाइनाइट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहीं ना कहीं आपके फाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो आओ चेक करते हैं।
एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, तो ये कैसा सेट है? अभी बताया मैंने आपको, नेचुरल नंबर और 2 से 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अपने आप में फाइव है। फाइव का मतलब समझ गए आप, नल सेट है। क्या ये नल सेट? उसका दूसरा एग्जाम्पल बताओ। एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स बराबर नहीं है एक्स के, तो ये कैसा सेट होगा? एक्स एक नेचुरल नंबर है, हाँ एक नंबर है, एक्स एक नंबर है और वो खुद के बराबर नहीं है, मतलब कोई नंबर है और वो खुद के ही बराबर नहीं है, कैसा नंबर है भाई ये? मतलब मान लो कि मैंने कोई नंबर जनरली एक्स के लिए ले ली 2, तो 2 क्या 2 के बराबर नहीं होगा, खुद खुद के बराबर नहीं होगा, कैसा नंबर है ये? तो ये अपने आप में कैसा सेट है? स्टिल ये 5 सेट है। आ रही है आपको समझ में? एक्स एक नंबर है जो खुद के ही बराबर नहीं है, कोई नंबर खुद के बराबर नहीं होगा, मैं खुद के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये तो गलत है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, है ना? उसके बाद अगला, एक्स एक रियल नंबर है, रियल नंबर समझ गए ना आप, एंडलेस, और एक्स स्क्वायर बराबर -1 है। तो एक ऐसा रियल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव बना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब मिनिमम से मिनिमम भी जीरो हो सकता है, बाकी नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव आएंगे। -1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये कभी नेगेटिव के बराबर हो सकता है क्या? नहीं, ये तो बैलेंस ही नहीं है, यहाँ तो कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात आ गई। लेकिन उसने बोला एक्स आपका रियल नंबर ही रहेगा। उसके बाद आप बताओ इसके सोल्यूशन क्या आएंगे, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, ये स्टिल क्या है? नल सेट है। ठीक है, अगले बार बताओ, x इज अ पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस, यानी अपने आप में x एक पॉइंट है, ऐसे दो पैरेलल लाइन ले लो, है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई एक पॉइंट कॉमन हो, x वो है। तो यार एक बार बताओ, पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पॉइंट कॉमन होता है क्या? ये तो पॉइंट कॉमन हो गया तो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी, तो पैरेलल लाइंस में तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ये अपने आप में कैसा सेट है? ये नल सेट है। ठीक है, अगला, एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो आप खुद बताओ ऐसी नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए? 4। तो इसके अंदर यहाँ पर से नेचुरल नंबर है, याद रखना, -2 का स्क्वायर 4 होता है पर -2 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये जो सेट है ना, इसके अंदर आपके पास सिर्फ एलिमेंट क्या आएगा? 2। तो ये कौन सा सेट हो गया? ये आ गया आपका सिंगलटन। कौन सा हो गया? सिंगलटन सेट। ठीक है सर, अगला बताओ, एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स क्यू -1 बराबर 0, एक्स रियल नंबर है और एक्स क्यू -1 बराबर 0, तो आप खुद सोचो क्या आएगा इसके अंदर? ऐसा एक्स वैल्यू बताओ जिसके अंदर पुट करते ही वो -1 1 में से सब्ट्रैक्ट होते 0 बन जाए, तो क्या आएगा? 1 का क्यूब -1 होता है बस, और क्या आएगा? यानी इसका ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री की इक्वेशन है ना, इसको उधर ये अपने आप में एलएचएस देखो, ओड डिग्री पोलिनोमियल, ओड डिग्री पोलिनोमियल जो है ना, उसका 100% एक रियल जीरो तो होता ही होता है, और वो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, इसका मतलब इसके बाकी दो जीरोज होंगे ना, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होने वाले हैं, इसको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं आगे जाके ना, ओमेगा क्यूब -1 ऐसा कुछ। ठीक है, वो देखेंगे आगे। तो यहाँ पर से इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? मात्र 1 आएगा, तो ये स्टिल क्या है? सिंगलटन सेट है। ठीक है सर, अगला बताओ, द सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इज अ इनफाइनाइट सेट। अच्छा, ये तो वैसे डायरेक्टली एग्जांपल दे दिया मैंने, यानी कि कह रहा है कि एक पॉइंट आपके पास आ गया, क्या आ गया? एक पॉइंट, मान लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मुझे सर्कल्स पास कराने हैं, तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, एक पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं? इनफाइनाइट। अब मैं बना नहीं सकता, बाकी आप बनाओगे तो ऐसे, है ना, सर्कल बने जब तो, ये सर्कल बन जाए अभी तो, ऐसे बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं इस तरह का। अरे ये कहाँ से आ गया? तो ऐसे एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे, दो से भी इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन तीन से एक यूनिक सर्कल पास होता है, लेकिन वो तीनों पॉइंट्स नॉन पोलर होने चाहिए। 9th क्लास में पढ़ा है भैया आप लोगों ने, भूलना मत। तो इसका मतलब ये आपके आप में इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो जाएंगे। और एग्जांपल है क्या? चलो अगला एग्जांपल क्वेश्चन, इफ क्यू, क्यू क्या लिखा पड़ा है? एक्स बराबर 1/y है, तो वेयर वाई बिलोंग्स टू एन, तो क्या होने वाला है? अगर x की वैल्यू 1/y के बराबर है तो, और y आपका नेचुरल नंबर है, y अपने आप में क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो बताओ इनमें से कौन सा एलिमेंट इस सेट में होने वाला है? ये क्वेश्चन है। तो ऑब्जर्व करो, y की वैल्यू क्या होगी? नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर मैं जीरो लूंगा, जीरो इस क्यू में लूंगा, तो x की वैल्यू जीरो होगी ना, रिलेट करा लेते हैं, x बराबर 1/y। ठीक है, y अपने आप में क्या है सर? एक नेचुरल नंबर है, तो y का डिनोमिनेटर में y जा रहा है, तो उससे x निकल के आ रहा है, तो आप मुझे बताओ जीरो बिलोंग्स टू क्यू होगा? जीरो मतलब बिलोंग्स टू क्यू का मतलब जीरो इसमें आएगा, यानी जीरो अपने आप में x की वैल्यू होगी क्या? आप बताओ, अगर जीरो x की वैल्यू हो गई, है ना, अगर x की वैल्यू जीरो हो गई है, तो ये एलिमेंट, ये तो इक्वेशन नॉट डिफाइन हो जाएगी ना, 1/0, है ना, ऐसे x बराबर 1, इसमें जीरो रखेंगे तो एक तरह से y बराबर 1/0, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हटाओ इसको, खत्म है, तो गलत बन रहा है। उसके बाद 1 बिलोंग्स टू क्यू, तो क्या ये सही है क्या?
है ना। बताओ देखो, अगर एक्स की वैल्यू हम ऑप्शन से ले रहे हैं 1, तो एक्स बराबर 1/y में पुट करो, आराम आराम से ऑब्जर्व करो, मुझे पता है फटाफट से जल्दी आ जाएगा, पर आप हर चीज़ को ढंग से ऑब्जर्व करो, क्योंकि आजकल बारीकी छोटी छोटी चीज़ों में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखो। एक्स की वैल्यू 1/y है, तो वाई एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो मुझे बताओ वाई की वैल्यू कितनी होगी। एक्स अगर 1 है तो 1 बराबर वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी जाएगी 1। तो वाई अपने आप में नेचुरल नंबर है, हो सकता है ना। अभी देखते हैं, लास्ट में आंसर को बोलेंगे। अगला देखो यहाँ पर से, अगर मेरे पास ये, तो ऑप्शन ए हो गया, फर्स्ट हो गया, ये अपना सेकंड हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, टू बिलोंग्स टू क्यू, तो यानी कि टू अगर क्यू से होगा, यानी एक्स की वैल्यू अगर 2 है, तो क्या ये सही कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, अगर ये 2 है तो यहाँ पर से वाई की वैल्यू कितनी जाएगी 1/2, वाई की वैल्यू 1/2 नेचुरल नंबर थोड़ी है ये, इसका मतलब ये वाला अपना आ ही नहीं सकता, वाई की वैल्यू तो नेचुरल नंबर होगी, है ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सॉरी, चौथा 2/3, तो एक्स की वैल्यू अगर 2/3 है ना, तो यानी एक्स की वैल्यू 1/y है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी 2/3 बराबर में 1/y, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, y आ जाएगा आपका 3/2, तो 3/2 के नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो तीनों ऑप्शन आपने चेक कर लेना, तो यहाँ से जो सही ऑप्शन है जिससे एलिमेंट आपका क्यू में होगा उसके लिए y भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो y बराबर 1 के लिए आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आने वाला है। क्लियर है सर, आराम आराम से ऐसे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नल सेट, इनमें से कौन सा नल सेट होगा। तो पहला अपना आ रहा है कैपिटल ए, क्या ये नल सेट है क्या, ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी। अच्छा, अब इसने बताया नहीं है एक्स कौन सा है, तो आप रियल नंबर एज्यूम कर लो, एक्स 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, एक नंबर 1 से बड़ा और 1 से छोटा, कैसा पॉसिबल है, एक नंबर है 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, कैसा पॉसिबल है भाई, वो नंबर 1 से बड़ा भी होगा 1 से छोटा होगा, तो ये ऑब्वियसली कैसा है, ये है नल सेट। कोई नंबर 1 से बड़ा और 1 से छोटा थोड़ी हो सकता है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, दोनों कैसे एक साथ कैसे करी करेगा। बी कह रहा है एक्स जेड एक्स प्लस 3 बराबर 3, तो ये कह रहा है कि बी अपने आप में एक सेट है एक्स का जिसमें से एक्स प्लस 3 बराबर 3, तो बताओ इसमें एक्स की वैल्यू क्या डालू, उससे +3 करने के बाद 3 आ जाए, इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो आपको पता है यहाँ पर से इस सेट बी के अंदर जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी, 0 आएगी, क्या आएगी 0, तो ये नल सेट है क्या, ये तो नल सेट है, पर ये नल सेट नहीं है। उसके बाद सी, अब सी दिखने में देखो आपको कह रहा है फाई लिखा पड़ा है, पर फाई के आगे कर्ली ब्रेसेस नहीं थे, ये अपने आप में कर्ली ब्रेसेस का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि कर्ली ब्रेसेस अगर कहीं भी आ गए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब नल सेट है, लेकिन अगर आपने इसमें कुछ कचरा भी लिख दिया ना, कुछ भी मेरा नाम लिख दिया, अक्षर लिख दिया, या खुद का नाम लिख दिया, फाई लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो अपने आप में ये सेट किसका है, इसके अंदर एक एलिमेंट आ चुका है, तो ये आपका नल सेट नहीं है, ये आपका सिंगलटन सेट बन गया है। अगला डी आ रहा है हमारे पास फोर्थ, कि एक्स की वैल्यू 1 या 1 के बराबर है और 1 से छोटी भी है, मतलब अपने आप में एक ऐसा नंबर है एक्स जो 1 के बराबर भी है ना, और 1 के छोटा भी है। तो ये देखो दोनों सेटिस्फाई कैसे करेंगे, एक नंबर कह रहा है 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, ये कह रहा है 1 से छोटा और 1 के बराबर, तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन वैल्यू आ रही है ना, वो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ठीक है, इसके अंदर इक्वलिटी नहीं थी पहले वाले में, पर इसमें कह रहा है कि एक ऐसा नंबर है एक्स जो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, या फिर 1 के बराबर 1 से छोटा है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सी कंडीशन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, मैंने बताया था ना एंड से दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए प्रॉपर्टी, तो वो कर रही है एक्स की वैल्यू 1 के लिए, क्योंकि 1 के बराबर यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, तो दोनों सेटिस्फाई हो गए, तो इसका मतलब इसका जो डी सेट है ना उसके अंदर एक एलिमेंट आएगा 1, यानी ये आपका नल सेट नहीं है, तो कौन सा आएगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पूछा द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, तो वही चीज आ गई ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट बनाओ, तो क्या ये सेट है क्या, एल चीज तो ऑप्शन कर लेते हैं, नल सेट है, सिंगलटन है, फाइनाइट है, या फिर ये, अच्छा विल डिफाइन नहीं है, वेल आएगा यहाँ पे, वेल डिफाइन। तो बताओ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या होता है, ये तो कहने की बात है ना, तो ये फिक्स नहीं है, ये आपका कलेक्शन जो है ना क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो अपने आप में इसका अंदर क्या आएगा कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगला है कंपेरिजन ऑफ सेट, एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपको पता है लंबी चीज़ें आपको बोर करती हैं, तो इस जितनी भी चीज़ें मैंने अभी पढ़ाई है ना उनको आप क्विकली रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि मैंने हर चीज़ को डिटेल में पढ़ा है और धीरे धीरे पढ़ा है, क्योंकि जो आप फ्रेशली पढ़ने वाला बच्चा है उसको सब चीज़ क्लियरली समझ में आनी चाहिए, तो बेसिक्स से एडवांस लेके जाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तो इस कंपेरिजन ऑफ सेट्स को आगे लेंगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए आप सब चीज़ों को रिवाइज करके रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।